चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, रूस यूक्रेन में भारत के जरिए बात हो रही, हमने कभी डी-डॉलराइजेशन की वकालत नहीं की, फिलहाल ब्रिक्स करेंसी का प्रस्ताव नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कतर में हुए दोहा फोरम में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने डी-डॉलराइजेशन, रूस यूक्रेन वॉर, भूमध्य सागर और दुनिया भर में फैले तनाव पर बात की। विदेश मंत्री ने बताया कि कैसे भारत रूस और यूक्रेन से सीधे बात कर रहा है और दोनों देशों को एक दूसरे के मैसेज पहुंचा रहा है। वहीं दोस्तों, दोहा फोरम में डी-डॉलराइजेशन के मुद्दे पर जयशंकर ने कहा कि हमने कभी इसकी वकालत नहीं की है और फिलहाल ब्रिक्स करेंसी का कोई प्रस्ताव नहीं है। ब्रिक्स देश इसे लेकर अलग अलग रुख रखते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आदित्य ठाकरे बोले, सपा महाराष्ट्र में बीजेपी की बी टीम। सपा नेता अब्बू आजमी ने कहा था कि भाजपा और शिवसेना यूबीटी में कोई फर्क नहीं है। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के महाविकास आघाड़ी के से अलग होने के बाद विधानमंडल में शिवसेना यूबीटी विधायक दल के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि सपा महाराष्ट्र में भाजपा की बी टीम है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष अब्बू आजमी ने शनिवार को एमवीए से अलग होने की घोषणा की थी। शिवसेना यूबीटी ने 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी पर अखबार में एड छपवाकर बधाई दी थी। उद्धव ठाकरे के करीबी मिलिंद नावरेकर ने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया था। इससे नाराज अब्बू आजमी ने कहा था कि भाजपा और शिवसेना यूबीटी में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराने वालों को बधाई दी। उद्धव के करीबी ने सोशल मीडिया पर मस्जिद ढाए जाने की तारीफ भी की। हम एमबीए से अलग हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर होंगे। विपक्ष के 105 विधायकों ने शपथ ली। सीएम फडणवीस से मिलकर डिप्टी स्पीकर का पद मांगा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन रविवार को विपक्ष के 105 विधायकों ने शपथ ली। इन सभी ने ईवीएम के मुद्दे पर 7 दिसंबर को शपथ लेने से इनकार करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया था। कांग्रेस के नाना पटोले, विजय वेंडीवार और अमित देशमुख, एनसीपी एसपी नेता जितेंद्र आव्हान, शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे ने सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही शपथ ली। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कश्मीर के जोजिला में पारा -18 डिग्री, आज -25 डिग्री पहुंच सकता है। मैदानी इलाकों में तापमान 25 से 31 डिग्री के बीच में। गंगा सिंधु बेसिन में स्नो कवर 6 साल में सबसे कम। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के जोजिला में शनिवार रात तापमान -18 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार रात को पारा -25 डिग्री और सोमवार रात को -29 डिग्री तक गिर सकता है। वहीं श्रीनगर का तापमान पिछली रात -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हालांकि दोस्तों, दिसंबर का पहला हफ्ता खत्म होने के बाद भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सर्दी की चुभन महसूस नहीं हो रही है। ज्यादातर शहरों में दिन का तापमान 25 से 31 डिग्री के बीच में है, जबकि इस समय तक इन इलाकों का तापमान 22 से 28 डिग्री के बीच में रहता है। ऐसा गंगा और सिंधु नदी बेसिन में बर्फ का स्तर कम होने की वजह से हो रहा है। इन इलाकों में स्नो कवर बीते 6 सालों के सबसे निचले स्तर पर है। गंगा नदी बेसिन में तो यह पिछले साल की तुलना में 40% तक कम है। वहीं सिंधु नदी बेसिन में 10 से 20% तक कम है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इंदौर में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट का विरोध, बजरंग दल की चेतावनी, शराबखोरी अश्लीलता बर्दाश्त नहीं करेंगे, शो खत्म होने तक वहीं रहेंगे। जी हां दोस्तों, इंदौर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को लेकर विरोध तेज कर दिया है। उनका आरोप है कि कार्यक्रम में शराबखोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी जाए। उन्होंने रविवार सुबह कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना भी दिया। इसके बाद दोपहर में कार्यक्रम स्थल जाकर अंदर जाने की मांग की। हालांकि वहां से शराब कंपनियों और मांस के स्टॉल हटा लिए गए हैं। बजरंग दल विहिप कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि खुले परिसर में शराबखोरी, मांस परोसने और अश्लीलता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे कार्यकर्ता शो खत्म होने तक वहीं मौजूद रहेंगे। अगर पुलिस ने कार्यवाही नहीं की तो हमारे कार्यकर्ता अपने स्तर पर जवाब देंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने जब्त किया 1300 करोड़ रुपए का सोना चांदी। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर इस वक्त जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, इसका फायदा स्मगलर और तस्कर भी बड़ी मात्रा में उठा रहे हैं। हाल फिलहाल में सोने और चांदी की तस्करी भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भारी मात्रा में बढ़ी है। बीएसएफ से मिले आंकड़ों के मुताबिक इस साल 31 अक्टूबर तक 172.528 किलो सोना और करीब 178 किलो चांदी मात्र 10 महीने में बरामद हुई है। बाजार की दोनों की कीमत लगभग 1300 करोड़ रुपए के आसपास है। बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 के बाद जिस तरीके की राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, अंतरिम सरकार बनी है, इसका फायदा स्मगलर लोग उठा रहे हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमृतसर में गडकरी बोले किसानों की हालत ठीक नहीं, कृषि क्षेत्र का समृद्ध होना जरूरी। सहकार भारती राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज अमृतसर पहुंचे। यहां उन्होंने बीते 2 दिन से अमृतसर के रेलवे स्टेशन के पास बी ब्लॉक में चल रहे सहकार भारती का 8वें राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत की। अमृतसर में यह अधिवेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनानाथ ठाकुर और राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर उदय जोशी की अध्यक्षता में हो रहा है। सहकारिता को समर्पित सहकार भारती के राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से 2500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पुष्पा 2 द रूल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ 598.90 करोड़। हिंदी में 205 करोड़ कमाई कर जवान और एनिमल का रिकॉर्ड तोड़ा। जी हां दोस्तों, 5 दिसंबर को रिलीज हुई अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा 2 द रूल लगातार बॉक्स ऑफिस पर बड़े रिकॉर्ड कायम कर रही है। फिल्म ने हिंदी भाषा में तीसरे दिन 205 करोड़ रुपए की कमाई कर शाहरुख खान की फिल्म जवान और एनिमल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब यह फिल्म हिंदी भारत में तीसरे दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है, जबकि सभी 6 भाषाओं में फिल्म ने तीसरे दिन भारत में 387.95 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 598.90 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। हाल ही में ट्रेंड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने फिल्म के तीसरे दिन का कलेक्शन जारी किया है। उनके अनुसार शुरुआती 3 दिन में पुष्पा 2 ने 205 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इस तरीके से वह जवान, एनिमल, पठान, टाइगर, KGF 2, स्त्री 2, गदर 2, बाहुबली 2 और संजू से भी आगे निकल चुकी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सीरियाई राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, देश छोड़कर भागे। सेना बोली उनकी सत्ता खत्म। लोगों ने राष्ट्रपति भवन लूटा, टैंकों पर चढ़कर जश्न मना रहे हैं विद्रोही। जी हां दोस्तों, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई चल रही थी। विद्रोही लड़ाकों ने रविवार को राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। असद के देश छोड़ने के बाद सीरियाई प्रधानमंत्री ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया। प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली ने एक वीडियो में कहा कि वो देश में ही रहेंगे और जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उनके साथ मिलकर काम करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रहस्यमयी तरीके से गायब हुआ बशर अल असद का विमान, सीरिया से भागते समय मौत के हो रहे हैं दावे। जी हां दोस्तों, सीरिया में हाल ही की घटनाओं में विद्रोही गुट राजधानी दमिश्क तक पहुंच गए, जिसके बाद राष्ट्रपति बशर अल असद के देश छोड़ने की खबरें भी सामने आई। हालांकि उनके स्थान और स्थिति को लेकर अभी जानकारी स्पष्ट नहीं है। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया गया है कि जिस विमान से असद ने दमिश्क को छोड़ा वह क्रैश हो गया या उसे टारगेट कर गिरा दिया गया है। इन अफवाहों के बीच अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। द वार जोन की रिपोर्ट के अनुसार सीरिया में 12 दिनों से जारी विद्रोह ने राष्ट्रपति बशर अल असद को राजधानी दमिश्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमित शाह बोले बॉर्डर की चिंता हमें नहीं, हमारे जवान निपट लेंगे। जोधपुर में गृह मंत्री को BSF के डॉग ने सलामी दी, ऊंट पर जवानों ने योगा किया। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि BSF फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से जानी जाती है। यही वजह है कि सीमा से जब किसी अप्रिय घटना की सूचना आती है तो गृह मंत्री को जरा भी चिंता नहीं होती। यही भरोसा रहता है कि हमारे BSF के जवान है, निपट लेंगे। अजय भारत का विश्वास 140 करोड़ भारतवासियों के दिलों में पैदा हुआ है। इसका पूरा श्रेय सीमा पर खड़े हुए जवानों को जाता है और किसी का भी इस पर कोई अधिकार नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने वालों की हो जाएगी बल्ले बल्ले, नितिन गडकरी ने बताया क्या है उनका प्लान। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास भी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर है या लेने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है, क्योंकि दोस्तों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसको सुनकर आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। दरअसल दोस्तों, गडकरी ने एक न्यूज चैनल की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में मुंबई में कहा कि सरकार दिल्ली से जयपुर तक इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने का प्लान कर रही है। इससे पहले भी वह अलग अलग कार्यक्रम में दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे का जिक्र कर चुके हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली मार्च टाला, हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, पानी की बौछारें मारकर खदेड़ा, 8 किसान हो गए घायल। जी दोस्तों, पंजाब के 101 किसान रविवार को दोपहर 12 बजे पैदल शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन पुल पर हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक लिया। करीब पौने 4 घंटे बाद जत्थे को वापस लौटना पड़ा। शुरुआत में पुलिस और किसानों के बीच बहस हुई। इस दौरान हरियाणा पुलिस ने किसानों से दिल्ली जाने का परमिशन लेटर मांगा। उन्होंने कहा कि बिना परमिशन के वह दिल्ली नहीं जा सकते। इसके बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। इस पर हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिनमें 7 से 8 किसान घायल हुए। इसके साथ किसानों पर पानी की बौछार भी की गई। हालांकि इसी बीच हरियाणा पुलिस ने किसानों पर फूल भी बरसाए। किसान नेता सरवन पंगेर के मुताबिक एक किसान की हालत गंभीर है, उसे चंडीगढ़ PGI रेफर कर दिया गया है।
चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में 103 किसानों को वक्फ बोर्ड का नोटिस, 300 एकड़ जमीन पर दावा किया। किसान बोले, वक्फ हमारी पुश्तैनी खेत हड़पना चाहता है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में किसानों ने शनिवार को आरोप लगाया कि राज्य वक्फ बोर्ड उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल करीब 300 एकड़ जमीन पर दावे का मामला महाराष्ट्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा है। इस संबंध में बोर्ड ने लातूर के 103 किसानों को नोटिस भेजा है। मामले में 2 सुनवाई हो चुकी है। अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। इस पर किसानों ने दावा किया कि यह वक्फ की संपत्ति नहीं है, उनकी पुश्तैनी जमीन है। वे पीढ़ियों से इस पर खेती करते आ रहे हैं। किसानों ने महाराष्ट्र सरकार से न्याय दिलाने की भी अपील की है।